तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ड्राफ्टिंग आपको क्लियर रखना है। यह है चैप्टर नंबर 4। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से कि 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली क्लास में दे चुका हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि आर्टिकल नंबर 36 और 37 में क्या लिखा हुआ है। आज हम लोगों को चर्चा करनी है 38 और 39 की। 38 और 39 एक दूसरे से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। 38 में बताया गया है कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन और एंडेवर और प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व सरकार का आईना है। सरकार को इसमें अपनी शक्ल नजर आती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए, कैसी नीतियां बनानी चाहिए, यही सब तो पार्ट नंबर 4 में बताया गया है। तो आर्टिकल 38 पहला ही अनुच्छेद ये कहता है कि सरकार को जनहित की नीतियां बनानी चाहिए। द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बनाए। अब पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती क्या हैं, तो इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो 38 में दिया गया है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई गरीब है तो उसके वेलफेयर के लिए कुछ पैसे का अलॉटमेंट किया जाए। कोई बीमार है जो अपना इलाज नहीं करवा सकता है तो उसके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वहां पे पैसे का अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस उसके पेरेंट्स को आ रही, तो ऐसी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। तो ये सब जनहित की नीतियां होती हैं, 38 में बताई गई हैं। लिखा नहीं है क्या होंगी, केवल एक मैसेज है, केवल एक इंडिकेशन है कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द पॉलिसी रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट। आगे बात समझ में। अब बारी आती है 39 की। 39 में इन्हीं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया गया है, लेकिन डिटेल में सरकार को क्या क्या बनाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 38 है वो डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन? पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की डेफिनेशन। और आर्टिकल 39 जो है वो उसका इंप्लीकेशन है कि हमने क्या क्या किया या हमें क्या क्या करना है। तो 39 एक बड़ा आर्टिकल है जिसको 3 भागों में आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है 39 कैपिटल ए, फिर है 39 स्मॉल ए, और फिर है 39D। बीच में और भी हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार में याद रखेंगे तो आप इसको 39AA-D करके याद रखेंगे। ये जो आर्टिकल नंबर 39 है इसमें सब क्लॉज A, B, C, D सब कुछ है, लेकिन वो स्मॉल में है। बाद में अमेंडमेंट किया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 39 कैपिटल ए। तो इसलिए यहां पे कंफ्यूजन का कोई काम नहीं होना चाहिए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या एक ही बात है। जी नहीं, ये दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसको एक स्ट्रेटजी के थ्रू सेट करेंगे। तो हम पहले कैपिटल ए सेट करेंगे और फिर स्मॉल ए सेट करेंगे, और फिर बी और सी हमारे काम का नहीं है, हम फिर डी पढ़ेंगे। आगे बात सुन में। तो 39 कैपिटल ए क्या कहता है? अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ए में बताया गया है कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य की यह जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? कि वो कानून में बराबरी का अधिकार दे सभी को। साथ ही साथ अगर किसी को कानूनी सलाह की जरूरत है तो उसको विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाए। अर्थात हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक समान न्याय एवं समान विधिक सहायता। तो यहां पर बताया गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब यहां पे आपको एक संदेह ये हो सकता है कि ये सेम बात हमने आर्टिकल 14 में पढ़ी हुई है, लेकिन वहां पे आपने पढ़ा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और वो आपका फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार आपको दे दिया गया।
लेकिन क्या हमेशा आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को छीनेंगे जाकर के कि हमें समानता नहीं मिल रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या हर बार आप उसको जाकर के छीनेंगे या कोर्ट में जाकर के पिटीशन डालेंगे? ये भी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सरकार को निर्देश दिया गया, निर्देशक तत्वों में जाकर के, कि सरकार की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे एक समान न्याय की स्थापना हो सके। साथ ही साथ अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड मिल सके, उसको निशुल्क विधिक सहायता मिल सके। उदाहरण के तौर पे कोई आतंकवादी पकड़ा गया, वो विदेश में से आया हुआ है, तो वो अपने साथ पैसे तो लाया नहीं है, तो जब उसके ऊपर यहां मुकदमा चलाया जाएगा तो उसको भी वकील रखने का अधिकार है ना, उसको भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ले जाया जाएगा। क्योंकि कानून की देवी और न्याय के सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं कि कानून की देवी अंधी है, आंख पट्टी बांध रखी है, उनको नहीं दिखता है कि सामने आतंकवादी खड़ा हुआ है या कोई कॉमन मैन खड़ा हुआ है, तो उनको तो केवल एविडेंस और विटनेस के बिहाफ पे जस्टिस करना है। तो इस लिहाज से प्रोसीडिंग्स तो सेम चलेंगी, लेकिन फिर यहां पे सरकार की जिम्मेदारी है कि उस आतंकवादी को भी एक वकील मुहैया कराया जाए जिसकी फीस सरकार देगी। तो इसका मतलब है फ्री लीगल एड। अब यहां पे केवल आतंकवादी नहीं, मैं और आप भी, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है और हमारे ऊपर केस चल रहा है तो सरकार हमको वकील भी प्रोवाइड कराएगी और जो भी हमें सहायता चाहिए वो सहायता हमें मिलेगी। आगे बात समझ में? तो ये था 39A जो कि बाद में आया। अब बारी आती है स्मॉल ए की। तो यहां पर बताया गया मेन एंड वीमेन इक्वली हैव राइट टू लिवलीहुड। यहां पे राइट टू लिवलीहुड की बात आती है, और लिवलीहुड का मतलब है आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में भी बता चुका हूं। आजीविका का मतलब है जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकता, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ इज फूडिंग एंड क्लोथिंग। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट में हाउसिंग भी आ गई है, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट भी आ गया है, टेलीफोन भी आ गया है, लड़कों के लिए मोटरसाइकिल, लड़कियों के लिए स्कूटी भी आ गई है। तो इसको आप समय समय पे मोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिवलीहुड, तो आप तुरंत नारा लगाओ कि राजेश खन्ना की मूवी रोटी, ये पब्लिक है, सब जानती है, और रोटी का मतलब है लिवलीहुड। बात आपकी तब भी सही होगी कि रोटी का मतलब है लिवलीहुड, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं होगी। फिर आप दूसरी पिक्चर का नाम बता दो, कह दो नहीं अब लिवलीहुड की रिक्वायरमेंट्स बदल गई तो अब रोटी कपड़ा मकान, हाय हाय ये मजबूरी, सुना है ना गाना। फिर और रिक्वायरमेंट बदलेंगी तो अब तो फिल्मों के नाम फिर सैंडविच भी होने लगे। तो क्या अब सैंडविच भी आपकी लिवलीहुड है? हाँ बिल्कुल है, जिसके बिना आप नहीं जी सकते वो आपकी लिवलीहुड ही तो है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है कि जब भी आपसे कहा जाएगा लिवलीहुड के बारे में तो आप ऐसे ना बता करके डायरेक्टली इसको कैसे बताएंगे, केसेस का हवाला देंगे, केसेस का रेफरेंस देंगे कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को भी हमारा लिवलीहुड माना है और उसको भी हमारी बेसिक नीड माना है। अब हमको एक अच्छा घर चाहिए, अब हमको मोबाइल फोन चाहिए, हमको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये लिवलीहुड के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पे बताया क्या गया कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो स्त्री और पुरुषों के लिए एक समान रूप से आजीविका चलाने की स्वतंत्रता दे। तो क्या पहले हमारे देश में ऐसा ही होता था? कतई नहीं। स्त्री और पुरुषों को एक समान रूप से आजीविका चलाने की स्वतंत्रता नहीं थी। कई सारी ऐसी फील्ड्स थी जहां पे महिलाएं नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर डॉक्टर किरण बेदी ने इस मिथक को तोड़ा और आपने देखा कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। इसी तरीके से पहला फाइटर प्लेन उड़ाया अवनी चतुर्वेदी ने और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो अब लड़कियां ये मिथक भी तोड़ रही हैं, हालांकि ये हो सरकार की वजह से ही रहा है। सरकार जब बैरियर्स को हटाएगी तब नहीं हो पाएगा। तो फिर सवाल आता है कि क्या आर्टिकल 39 स्मॉल ए लागू है? तो जी हां, ये भी लागू है। स्त्री और पुरुषों को एक समान रूप से आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है इस देश में। हर वो काम जो एक पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। सरकार को बस चाहिए कि सरकार बैरियर हटा दे अगर कहीं पे लगा हुआ है तो। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी, टॉप 3 पोजीशंस पे लड़कियां हैं। तो बिल्कुल जब लड़की को राइट मिला तो उसने दिखा दिया कि वो बराबर नहीं है। हर बार ये कहता हूं ना कि जेंडर इक्वालिटी की बात मत करिए, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है, लड़कियां महान हैं। मौका दो, दिखाएगी, टॉप करेगी, पहली रैंक लाएगी।
इसके बाद आता है 39D। अच्छा, आजीविका चलाने की आजादी है। हर वो काम जो एक पुरुष कर सकता है वो एक महिला भी कर सकती है, आजीविका चलाने की आजादी है, तो सैलरी भी तो बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए 39D में कहा गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। जो काम पुरुष करेगा अगर वही काम महिला करेगी तो जो वेतन पुरुष को मिलेगा वही वेतन महिला को मिलेगा। यह जिम्मेदारी दी गई सरकार को और कहा गया कि आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो क्या यह लागू है? जी हां, यह भी लागू है। और यहां पे यह चीज भी आपको नोट करनी चाहिए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो है, स्त्री और पुरुषों की तनख्वाहें बराबर हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी आएगा ना तो लड़की के पास ज्यादा पैसे होंगे, वो पैसे ज्यादा बचा लेंगी। इसीलिए मैं लड़कियों को हमेशा समझाता हूं, या तो पढ़ने आओ मत मेरी क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी हालत के लिए स्वयं जिम्मेदार है। या तो मत पढ़ने आओ, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गई हो तो सिलेक्शन लेके जाना। क्यों? क्योंकि जब एक लड़का तैयारी करता है ना तो हो सकता है उसको घर से भगाया हो उसके माता पिता ने कि अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो तुम करोगे क्या, कमाओगे नहीं तो तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम अपना घर कैसे चलाओगे। तो लड़कों को तो बचपन से ही ये उनका मेंटल लेवल बना दिया गया कि नहीं तुमको कमाना है। लेकिन जब एक लड़की इंटर पास करेगी, 12th क्लास पास करेगी, तो उसको कहा जाएगा कि अब तुम्हारी शादी होनी है, अब तुम पढ़ के करोगी क्या। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपके घर से शुरू हुआ है, ये समाज से नहीं शुरू हुआ है। तो जब एक लड़की इस कोचिंग में आती है पढ़ने के लिए, किसी भी कोचिंग में जब एक लड़की तैयारी करने के लिए जाती है तो उसका आधा सिलेक्शन तो हो चुका होता है, आप ऐसे ही मान लीजिए। क्यों हो चुका होता है? क्योंकि आप कंपटीशन लड़ने जा रहे हो ना। लड़का तो डायरेक्ट आके कंपटीशन लड़ रहा है, लेकिन लड़की पहले समाज से लड़के आई है, वो अपने माता पिता से भी लड़के आई है, वो अपने भाई के तानों से लड़के आई है कि तुम क्या करने जाती हो मुझे पता है, वो मोहल्ले वालों की खराब नजरों से लड़के आई है कि देखो उनकी लड़की कहां जाती है। आधा कंपटीशन लड़ चुकी इस कोचिंग में आने के पहले ही, आधा बचाए लड़ लो और सिद्ध कर दो कि महान हो। बाकी सरकार ने 39D दिया ही है आपको, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। उदाहरण के तौर पे एक आखिरी उदाहरण इसका ले लीजिए। मान लीजिए आपकी पुलिस में नौकरी लगी, लड़के लड़की दोनों की पुलिस में नौकरी लगी, तो जो पहली पोस्टिंग आपको मिलेगी लड़के को, वो मिलेगी 100 किलोमीटर दूर, सेम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती है, और सैलरी होगी करीब 21,000 रुपए, पहले साल की सैलरी 21,000 रुपए। और लड़की को जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी होम डिस्ट्रिक्ट, उसी के जिले में, और वो भी कहां, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जैसे कि आप यहां पे हैं तो आपको चकेरी थाने में पोस्टिंग मिलेगी, और अगर बहुत दूर मिल गई तो कोतवाली, बड़ा चौराहा, इससे ज्यादा नहीं। पुलिस की ड्यूटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है, इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है और कोई छुट्टी नहीं होती है। मेरे से जब भी पूछा जाता है कि डिफेंस की नौकरी ज्यादा टफ है कि पुलिस की, तो मैं हमेशा कहता हूं पुलिस की। डिफेंस की नौकरी बहुत आसान है, काम करने के घंटे निर्धारित हैं, साल में 2 महीने की छुट्टी और 13 महीने की तनख्वाह है। पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, घर से कब निकलोगे वापस कब लौटोगे पता नहीं है। सेना में आप अपने दुश्मन को पहचानते हैं, उसने आपके जैसी वर्दी पहनी होगी, आप ही की जैसी बंदूक लिया होगा, आप ही की जैसी ट्रेनिंग करी होगी, और बॉर्डर के उस पार होगा, या आतंकवादी है तो घेरा होगा आपने उसको, बिल्कुल आधुनिक हथियारों के साथ ड्रोन से निगरानी कर रहे होंगे, अब चोट भी लगेगी तो पूरा देश रोएगा, मृत्यु हो गई तो शहीद कहलाएंगे। पुलिस, कोई सोचता है? कुछ नहीं सोचते लोग, और कोई पुलिस वाला मारा जाता है तो हंसते अलग है। पुलिस को नहीं पता है कि सामने उसका दुश्मन कौन है। एक बाप अपनी बेटी का बलात्कार करके आया है, ऐसे अपराधी को पुलिस को पकड़ना होता है। समाज के अंदर जो हिडन एनिमी है, जो छुपे हुए दुश्मन है, उनसे पुलिस का सामना होना है। कौन कहां घर से निकला, कहां किसने गोली मार दी, किसको पता, ढूंढ रही पुलिस। नो ड्यूटी आवर्स, नो लीव, आप होली दिवाली घर में मनाइए, वो बेचारे बंदोबस्त। नौकरी टफ होती है।
और जब लड़के को पहली पोस्टिंग मिलेगी ना 100 किलोमीटर दूर, कानपुर में रहते हैं तो प्रयागराज में, बनारस में, सीतापुर में, झांसी में, तो महीने के आखिरी में अपने दोस्त को फोन करते हैं और फिर बोलते हैं भाई 2000 रुपये भेज देना जरा, सैलरी आएगी दे देंगे। और कुछ कुछ बच्चे यहां से जो निकल के गए ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहते हैं सर नौकरी छोड़नी है, या तो दरोगा की तैयारी करवा दो या तो नौकरी छोड़नी है। बहुत परेशान रहते, सैलरी बचती ही नहीं, कुछ नहीं बचता, या तो भ्रष्टाचार करें। पुलिस वाले जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, उसका एक ये भी बड़ा रीजन है कि उनकी मेहनत के मुताबिक, उनके ड्यूटी आवर्स के मुताबिक उनकी सैलरी नहीं है। अब आते हैं लड़कियों पे और पुलिस। हाँ, लड़कों वाली एक बात तो मैं भूल ही गया कि जिस चौकी में होंगे उसकी दरोगा की गाली भी खानी है। कोई मेस नहीं होता है जहां पे खाना मिल जाए, कोई चाय का प्रबंध नहीं, वहीं चौकी में, थाने में ही नहा लो, बना लो, खा लो साहब। कभी कभी ऐसी जगह आप फंस जाएंगे कि चाय पीने 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो बड़ी कठिन नौकरी है। नाले में डेड बॉडी पड़ी है 15 दिन की, फूली हुई, कीड़े लगे हुए हैं, वो निकालनी है आपको, और उसी के साथ पोस्टमार्टम में बैठे रहना है 24 घंटे 48 घंटे, जब तक उसका पोस्टमार्टम ना हो जाए। और हो सकता है फिर उसके घर वाले, परिवार वाले आप ही को पीटे भी कि तुम्हारी लापरवाही से हुआ, ये भी झेलना है। और सिंपैथी किसी की नहीं आपके साथ, समाज आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रखेगा। अब लड़कियों पे आइए। टाई सूट लगा के घर से निकली अपनी स्कूटी से, और जाना कहां है? थाना चकेरी। थाने में 2 ही लड़कियां होनी है और काम मिलना है कंप्यूटर पे करने का। या पीआरवी में भी अगर रहना है तो गाड़ी थोड़ा ना चलानी है, उसमें बैठना है मस्त। जब भी किसी पीआरवी के ऊपर आपकी नजर पड़े, देखना पीछे लड़की बैठी होगी, क्या कर रही होगी? फोन ही चला रही होगी, मुंह बांधे बैठी होगी, फोन चला रही होगी, क्या करेगी? और अगर सड़क के ऊपर कभी ड्यूटी लग भी गई, मान लो 1 आधा घंटा के लिए, तो बढ़िया चमक के एकदम खड़ी होंगी। ऐसे आप पुलिस को देख के गाड़ी भगा के निकल जाते हैं, जब महिला कांस्टेबल देखेंगे पास से जाएंगे, हमको पकड़ लो मैडम, आप ही पकड़ लो। बढ़िया नौकरी। अच्छा, पूरे थाने में अगर केवल 2 ही महिला कांस्टेबल हैं तो उनके कोई पैसे खर्चा करवाएगा क्या? मान लीजिए बाहर सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीने निकले, अरे तुम पैसे दोगी? अरे नहीं, पैसे दे दिए। थाने के सामने पेट्रोल पंप है, हाँ मैडम टंकी फुल, स्कूटी पे लिए कितना आता है? अरे मैडम कोई काम वहां फंसे निपटवा देना, पूरी टंकी फुल। कोई बूढ़ा बुजुर्ग कांस्टेबल है, अरे बिटिया हमारा ये प्रिंट निकाल दो, हमारी ये छुट्टी चढ़ा दो, हमारी देखो तनख्वाह नहीं आई, क्या हुआ? वो भी दे गया, अरे लो तुम हमारी बेटी जैसी। और जहां शाम को 6 बजा, 6 घंटे की ड्यूटी हुई, वापस स्कूटी उठाई घर। और अगर गलती से महीने में 2-4 मुकदमे आ गए ऐसे जिसमें मेडिकल होना है किसी लड़की का और महिला कांस्टेबल को साथ जाना है, तो फिर उसके घर वाले ऐसे ही आपको 2-4 हजार दे दिया करेंगे, मैडम देख लेना, ना आए, रेप की पुष्टि ना होने पाए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। लड़का कहेगा मैडम रेप के मामले में ना फंसवा देना, हम प्यार करते थे इससे, अब बिगड़ गई तो कह रही रेप हुआ है। ऐसे कहने का मतलब है कि सैलरी विड्रॉल ही नहीं करती, ऐसी जेब भरी टंकी फूले। लड़की को जब 6 महीना हो जाएगा ना नौकरी करते, गले में मोटी मोटी चैनें, हाथ में कंगन, और स्कूटी चेंज हो जाएगी को थोड़े दिन में कार से चलने। और लड़का गोरा गया था तो काला, काला गया था तो और काला, और बिल्कुल फटे चिटे कपड़ों में, ऐसा लगेगा कहां गए थे तुम। अंतर होता है। इसीलिए कहता हूं ना कि लड़कियों को अगर सरकारी नौकरी लग गई तो बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं। और सरकार ने आपको दे रखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वही सेम सैलरी मिलेगी। यहीं पे मामला रुकेगा नहीं, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लड़कियों के लिए फिर मैटरनिटी रिलीफ भी है, 6-6 महीने घर में रहो, सैलरी क्रेडिट, बच्चे के लिए बीमा भी है, स्कूलिंग भी फ्री है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लड़कियां महान हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप लोग? ठीक है ना। तो 38 एंड 39 यहां पे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, और वो स्कीम्स क्या क्या है यहां पे समाप्त होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 40 की तरफ। कोई डाउट है इसमें तो बता दीजिए।